हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कशन करना है एक नए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप सभी समझते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कंपनीज हैं आज की डेट में, वो सभी अपने आप को इंटरनेशनल बनाना चाहती हैं। हमारी जो इंडिया में कंपनी काम कर रही है, वो चाहती है कि मेरा जो काम है वर्ल्ड के बाकी देशों में भी फैल जाए। वो इंटरनेशनल होना चाहती है और इस एंट्री में, वो बाहर एंटर करने में काफी सारे डिसीजंस लेती है, काफी सारी चीजें उसको सोचनी होती हैं, समझनी होती हैं। और आज माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं बेसिक चीजों पे आज आपके साथ डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स, हमारे मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो बेसिकली ये वो चैनल्स हैं जिनके जरिए आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं। अब मोड्स की बात तो करेंगे आपके साथ अलग से, फिलहाल ये जानते हैं कि क्यों हम बाहर एंटर करना चाहेंगे, क्यों हमारी इंडिया की कंपनी चाहेगी कि मैं यूएस में एंटर कर जाऊं, क्यों ऐसा वो चाहेगी। तो बोला गया कि जैसे जैसे हमारी कंपनीज ग्रो करती हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, कॉम्पिटिटिव बनते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम अपने आप को और ज्यादा एक्सपैंड करें, हमारी नेशनल मार्केट जो है उससे थोड़ा बाहर जाएं और बाहर जाकर कुछ काम करें। बताया गया कि यहाँ पे आपका जो मोटिव है बाहर जाने का, वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक है प्रोएक्टिव मोटिव, एक है रिएक्टिव मोटिव। प्रोएक्टिव मोटिव क्या है कि आप खुद प्रोएक्टिव हैं, आप खुद चाहते हैं कि मैं बाहर धंधा करूं क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और दूसरी है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है कि आपकी इंडिया की मार्केट अब सेचुरेट हो चुकी है, इंडिया में जितनी डिमांड थी वो आपने पूरी कर ली है, अब आपको अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट तक लेकर जाना है और इंडिया की अब कंडीशंस अब उतनी बढ़िया नहीं है कि इंडिया में और आप प्रोडक्ट बेच सको, तो इसीलिए आप बाहर जा रहे हो। दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। तो अलग अलग तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों हमारी कंपनीज बाहर जाना चाह रही हैं, बाहर बिजनेस करना चाह रही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, वाई फर्म्स गो अब्रॉड, हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं क्यों बाहर जाना चाहती हैं, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, और उसके आपको रीजन बताए जा रहे हैं जी। तो सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी चीज को बहुत बड़े स्केल पे बनाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इंडिया में अगर आप 1000 यूनिट बना के बेचते थे, पूरे वर्ल्ड में अगर बेचेंगे तो उसके आप 4-5 हजार यूनिट बनाएंगे। अब 5000 यूनिट इकट्ठे बनाएंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आप बाहर भी जाएं, बाहर की डिमांड भी पूरी करें, जिससे आपकी कॉस्ट कम आ जाए, आपका प्राइस और कॉम्पिटिटिव हो जाए। इसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है कि कई बार आप गुड्स की वैरायटी रखते हो और उससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जैसे माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने अपने पास जो है मेन शूज रखे हुए हैं, अपने पास सिर्फ मैन शूज अपने पास रखे हुए हैं और आप मेन शूज को बना के बेच रहे हो। अब मेन शूज आप कितने बेच लोगे, एक लिमिट है जितने तक आप बेच सकते हो। अगर आप अपनी उसी फैसिलिटी को इस्तेमाल करके वुमेन के शूज भी बनाने शुरू कर दो, बच्चों के शूज भी बनाने शुरू कर दो, अगर वैरायटी ले आओ, तो उसी फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप और अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी तैयार कर सकते हो। और इससे भी आपकी इकोनॉमीज देखने को मिलते हैं, इससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे और कम हो जाती है, यानी कि बट जाती है और ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इसके बाद है मोर कस्टमर्स, बाहर और ज्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। रेप्लीकेट द सक्सेस एट होम इन न्यू सेटिंग्स, आपने इंडिया के अंदर सक्सेस प्राप्त करी, अब आप जो है इसी सक्सेस को बाहर भी अप्लाई करना चाह रहे हो। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन वन कंट्री, आप केवल इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे, आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में जाए और इंडिया में कल को खुदा ना खास्ता डिमांड कम भी हो गई तो बाकी कंट्रीज में जो डिमांड होगी उससे आपकी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी काम करती रहेगी। तो ये कुछ कारण है जिनको देखते हुए हमारी फर्म्स डिसाइड करती हैं कि हमें इंडिया छोड़ के बाहर काम करना है या फिर इंडिया के साथ साथ बाहर भी काम करना है। अब आगे बात करते हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क की। देखिए ईपीआरजी फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है हमारे लिए।
EPRG framework can be understood as the 4 different marketing and business orientation strategies which are adopted by the organization while going global. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो बेसिकली ये 4 फेजेस से, ये 4 ओरिएंटेशन से होकर गुजरती है. कौन कौन सी? सबसे पहले वो एथनोसेंट्रिक होती है, फिर पॉलीसेंट्रिक, फिर रीजियोसेंट्रिक और फाइनली वो जियोसेंट्रिक बन जाती है. और इसीलिए इस फ्रेमवर्क को ईपीआरजी फ्रेमवर्क का नाम दिया जाता है. ये जो फ्रेमवर्क है हमें 1969 में हॉवर्ड परमूटर ने इनिशियली दिया था. उन्होंने हमें ईपीआरजी नहीं ईपीजी मॉडल दिया था. इसके अंदर पहले आर नहीं होता था. उन्होंने हमें 3 फ्रेमवर्क ही बताए थे, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और हमारे जियोसेंट्रिक. उन्होंने केवल हमें 3 बताए थे. जो आर है उसे बाद में ऐड किया गया. हमारे इस मॉडल को अपग्रेड किया परमूटर, विंड और डगलस ने 1973 में, और रीजियोसेंट्रिक डायमेंशन इसके अंदर ऐड कर दी, और ये हमारा फ्रेमवर्क ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो था वो बन गया. चलिए, तो सबसे पहली ओरिएंटेशन हमारे पास है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. एथनिसिटी से जुड़ा है. आपकी अपनी एथनिसिटी को आप सुपीरियर मानते हैं. आप मानते हैं कि जहां से आप हैं वही सबसे बढ़िया है. मान लीजिए आप जो है प्रोफेसर बन जाते हैं और आपको जॉब मिलती है. आपको जॉब मिलती है दिल्ली के किसी कॉलेज के अंदर, और वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे आपके साथ 5 प्रोफेसर्स और हैं, और वो सभी अलग अलग कोने से आए हैं. आप जो है मान लीजिए आप पंजाब से हैं, और आपके साथ जो और प्रोफेसर्स हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई बिहार से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से भी है. तो ये प्रोफेसर आपके साथ हैं. अब अगर आप ये मानते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, या फिर हमारे जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वो सबसे सुपीरियर हैं, अगर आप ऐसा मान के चलते हैं, तो आपकी ओरिएंटेशन जो है दैट इज एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. आपकी एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है. ऐसे ही हमारी जो कंपनीज हैं, अगर वो मान के चलती हैं, अगर इंडियन कंपनी है वो मान के चलती है कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, जो हमारी इंडिया की ओरिएंटेशन है, जो हमारी इंडिया की पॉलिसीज हैं वही सबसे बढ़िया है, और उन्हीं पॉलिसीज के हिसाब से हम बाहर भी प्रोडक्ट अपना बेच देंगे. हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग, और अगर वो कहती है कि मैं इसी प्रोडक्ट को एज इट इज बाहर की कंट्रीज में भी उतार दूंगी, तो उसकी ओरिएंटेशन जो है इट इज एथनोसेंट्रिक, इट इज होम कंट्री ओरिएंटेशन. वो बाहर की कंट्रीज को कुछ अलग से नहीं देख रही, अलग से नहीं समझ रही. वो कह रही है कि जो मैंने पहले प्रोडक्ट बनाया उसमें कोई अडेप्टेशन की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, और इसी प्रोडक्ट को एज इट इज मैं नई मार्केट में उतार दूंगी. तो ऐसी ओरिएंटेशन इज एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. तो ये कंपनीज इस नोशन पे काम करती हैं कि जो अगर उनके प्रोडक्ट अगर होम कंट्री में सक्सेसफुल हुए तो बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बिना कोई चेंजेस के वो उसे सक्सेसफुली बेच सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास है निसान का. देखिए, निसान जो है वो गाड़ियों की कंपनी है, कार्स बनाती है, और ये कंपनी है हमारी जापानीज कंपनी. तो जापान के अंदर इसने जैसी गाड़ियां बनाई, इनिशियली इसने बिल्कुल वैसी ही गाड़ियां यूएस से भी एक्सपोर्ट कर दी. जैसी कार्स ट्रक्स जापान के लिए बनाई वैसे ही यूएस से भेज दी. देखिए, जापान के अंदर सर्दियों में वहां के लोग अपनी गाड़ियों को हुड और ब्लैंकेट से कवर कर लेते थे, और निसान ने सोचा अमेरिका के लोग भी ऐसे ही करते होंगे, बट ऐसा नहीं था. लोग वहां पे गाड़ियों को कवर नहीं करते थे, और वहां पे सर्दियों के महीनों में, यूएसए के अंदर सर्दियों के महीनों में निसान की गाड़ियां स्टार्ट करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी. बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती थी, इनकी गाड़ियां गर्म नहीं रहती थी, और स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी. तो इसने एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करी, मतलब यूएसए को देखा ही नहीं, जो अपनी गाड़ियां जापान में बनाई एज इट इज उन्हें ही यूएसए में उतार दिया. और ये अप्रोच कहीं ना कहीं इसके लिए ठीक साबित नहीं हुई, इसके लिए डेंजरस साबित हुई. इसके जो प्रोडक्ट थे वो यूएसए की मार्केट में पिट गए, और इसे अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़े. तो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जो है वो माय डियर फ्रेंड्स ज्यादा देर तक नहीं चलती. आपको लंबे समय तक मार्केट में रहना है तो आपको बाहर की कंट्री जो है उसकी लोकल कंडीशंस को देख के अपने प्रोडक्ट को उतारना पड़ेगा. इसके बाद हमारे पास है पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन. तो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के अंदर हमारी होम कंट्री ओरिएंटेशन थी. अब पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन के अंदर हमारी जो ओरिएंटेशन है इट हैज चेंज्ड टू होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन. अब हम
हर कंट्री को अलग नजरिए से सोच रहे हैं। जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उस होस्ट को हम उसी के नजरिए से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं, और हमें अपना बिजनेस करना है तो उन लोकल कंडीशंस के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को उतारना होगा। तो इंडिया की अगर कंपनी है और अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है, यूएसए में काम कर रही है, यूरोप में काम कर रही है, अफ्रीका में काम कर रही है, तो उसे अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से देखना होगा। वहां पे उसके अपनी अलग से सब्सिडरीज बनानी पड़ेंगी और वहां की सब्सिडरीज अलग अलग तरीके से अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी। हेडक्वार्टर का जो कंट्रोल होगा वो लिटिल होगा ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ईच सब्सिडरी मार्केट। तो यहां पे हमारी जो ओरिएंटेशन है इट हैज बिकम होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। जिस कंट्री में जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे एग्जांपल लें तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मैकडॉनल्ड्स है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की चीजें ऑफर करता है। इंडिया में आपको महाराजा मैक मिलता है, मैकालू टिक्की मिलता है, इटली में मैक इटली मिलता है, कनाडा में मैक लॉबस्टर मिलता है। तो जिस कंट्री में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करता है। इट इज पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसके बाद है रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। रीजियो रीजन वर्ड से जुड़ा है। तो यहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक रीजन को एक जैसा मान लेते हैं। जैसे हमारा जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया के अंदर आपके पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कंट्रीज आती हैं। अब ये जो सब कंट्रीज हैं ये आपस में सिमिलर कंट्रीज हैं, एक जैसी कंट्रीज हैं। तो हमारी काफी सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो इस पूरे रीजन को एक जैसा मान लेती हैं। इस पूरे रीजन को साउथ एशिया का नाम वो देती हैं और इस पूरे रीजन की तरफ उनकी एक जैसी अप्रोच, एक जैसी पॉलिसी रहती है। दिस इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच कि कुछ कंट्रीज को मर्ज कर दिया, उन्हें एक पर्टिकुलर रीजन बना दिया। अब आप पहले से ही जानते हैं कि जो आर था वो ईपीआरजी फ्रेमवर्क में इनिशियली नहीं था, इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये आपका ईपीजे फ्रेमवर्क था और आर जो था इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर इस ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारी ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि हमारी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को एक सिंगल मार्केट की तरह देखती हैं और अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो इन तीनों के लिए सिमिलर अडॉप्ट करते हैं। इस पूरे रीजन को वो एक जैसा मानकर अपनी इस रीजन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज बनाती हैं। इसके बाद हमारे पास है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन वाली जो कंपनीज होती हैं वो ट्रूली ग्लोबल प्लेयर्स होती हैं। वो हमारी इस फंडा पे बेस्ड होती हैं, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। वो पूरे वर्ल्ड को अपनी पोटेंशियल मार्केट मानते हैं और पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में उनके बिक जाएंगे। हालांकि उन्हें थोड़ी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी पड़ सकती है। थोड़ी बहुत जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ डोमेस्टिक कस्टमाइजेशन करनी पड़ सकती है, बट मोटा मोटी एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में वही अपना बेचते हैं। उनका जो बेस प्रोडक्ट है वो एक जैसा ही रहता है और कंट्री के अकॉर्डिंग उसके अंदर छोटी मोटी कस्टमाइजेशन वो कर दिया करते हैं। जैसे नोकिया आपके फोन्स बना रहा है वो सभी कंट्रीज के लिए एक जैसे बना रहा है। थोड़ी बहुत अंदर कस्टमाइजेशन है कंट्री स्पेसिफिक, बट मोटा मोटी फोन जो है वो आपके एक जैसे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, कंपनी सीख करती है कि अपने साथ वो बेस्ट लोगों को जोड़े और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दी बेस्ट तरीके से सॉल्व करे विद इन द लीगल एंड पॉलिटिकल लिमिट्स। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी जो है इट इज अ मिक्स ऑफ एथनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक अप्रोचेस। तो यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से एक जैसा भी देख रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को कुछ कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग भी डाल रहे हैं। जिस लोकल हम कंट्री में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्रोडक्ट को हम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो ओरिएंटेशन है इट इज वर्ल्ड ओरिएंटेशन। पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाह रहे हैं, ग्लोबली सोच रहे हैं बट एक्ट लोकली कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता है हमारा जो MTV है, MTV म्यूजिक तो दिखाता है आपको, बट आपको कुछ कस्टमाइजेशन कर देता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से। जैसे इंडिया में इंडिया के हिसाब से गाने दिखाता है, चाइना के अंदर चाइना के हिसाब से गाने दिखाता है। तो ये आपका कुछ कस्टमाइजेशन आपकी कर देता है। जैसे हमने फोन का एग्जांपल लिया तो वो भी आपका इस जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के अंदर आ जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं 4 इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 4 मेन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज हैं। किन बेसिस पे हमने बनाई है? हमने बनाया लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन के बेसिस पे, कि लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कम है ज्यादा है, ग्लोबल इंटीग्रेशन कम है या ज्यादा है। तो बताया गया कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो लोकली रिस्पॉन्सिव है या फिर ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। इसके बेसिस पे हमारी अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है वो हो सकती हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? अगर आप ग्लोबली इंटीग्रेटेड हैं, आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन हाई है, तो आप पूरे वर्ल्ड को कैटर कर रहे हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं एक बहुत बड़े स्केल पे, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप बेचने वाले हैं। आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में बेचने के लिए। अगर आप जो है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे हाई हैं, तो आप जो है लोकल कंडीशंस को बहुत ज्यादा इंफोसिस दे रहे हैं। आपकी अप्रोच यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलीसेंट्रिक हो जाती है, कि आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको जो लोकल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं। अब इनके बेसिस पे हमारे पास 4 स्ट्रेटेजीज निकल कर आ सकती हैं: ग्लोबल, ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर आपकी ग्लोबल ओरिएंटेशन हाई है, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो है, तो ये बेसिकली आपकी है ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ग्लोबल स्ट्रेटेजी में आप जो है लोकली प्रोडक्ट को अडेप्ट नहीं कर रहे और आप जो है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली बेच रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपका ग्लोबली बिक जाने वाला है। अगर आपकी जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ज्यादा है, ग्लोबल इंटीग्रेशन आपकी कम है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा बिक जाएगा। आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपको हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरीके से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। इसके अलावा हमारे पास हो सकती है ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हाई है। और हमारे पास हो सकती है एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन भी लो है और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी आपकी यहां पे लो है। चलिए, तो इन 4 इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो सबसे पहले अगर बात करें मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी की, तो ये आपका है थिंक लोकल, एक्ट लोकल। आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को आप बना के बेच रहे हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लिया, आप लोकली कंडीशंस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं और लोकल कंडीशंस के हिसाब से ही अपना सामान जो है वो बना के बेच रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आप अपनी मार्केट के हिसाब से उसे पूरे तरीके से कस्टमाइज करके लोगों को बेच रहे हैं। नेस्ले जो है वो भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। इसके बाद है आपकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ग्लोबल कंपनीज जो हैं आपकी, दे थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल। मल्टी डोमेस्टिक कंपनी से पूरी ऑपोजिट है ये आपके स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बना रही हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में एज इट इज बिक जाने वाले हैं। ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत बड़े स्केल पे काम करेंगे और इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम हो जाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ये पूरा पूरा लेंगे। आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे फाइजर है, जो भी कंपनीज हैं जो दवाइयां बना रही हैं, वो एज इट इज पूरे वर्ल्ड में वो बेच रही हैं। ट्रांसनेशनल कंपनी की बात करें, दिस इज थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। अब आपकी ये जो कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं मिक्स हैं हमारी दोनों अप्रोचेस का। कुछ ग्लोबल वाली कंपनीज के फीचर हैं और कुछ मल्टी डोमेस्टिक के फीचर हैं। ये सोच तो आपकी ग्लोबली रही हैं, बट कुछ अपने प्रोडक्ट के अंदर लोकल ओरिएंटेशन भी लेकर आ रही हैं। जैसे आपका कोका कोला है, वो इंडिया के अंदर अलग तरीके से कोका कोला को बेचता है, यूएसए के अंदर अलग तरीके से कोका कोला को बेचता है। प्रोडक्ट उसका एक ही है, प्रोडक्ट एक ही बनाया उसने, बट उसकी जो मार्केटिंग है या फिर बाकी सब एक्टिविटीज हैं वो आपकी कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो गई। तो दिस बिकम्स ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी। आपने प्रोडक्ट तो स्टैंडर्डाइज्ड बना लिया, बट आप फाइनली जो उसे बेच रहे हैं वो आप उसे अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के बेच रहे हैं। यू आर थिंकिंग ग्लोबली बट यू आर ऑल्सो एक्टिंग लोकली। कुछ कस्टमाइजेशन यहां पे आपकी है। इसके बाद है इंटरनेशनल कंपनी, जो आपकी ना तो लोकल अडेप्टेशन को देख रही है ना फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन को देख रही है। तो यहां पे बेसिकली आप एक्सपोर्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो एज इट इज आप बाहर जो है बेच देंगे, उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ना आप बाहर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ना बाहर के लोकल कंडीशंस के बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप सिंपली बस उसे बेच देंगे। तो यू आर सिंपली एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट। दिस इज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी।
चलिए बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ फर्म की। तो हमारे पास 4 केसेस हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ फर्म की। अब ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द मार्केट और डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द फर्म। हम देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है क्या वो इंटरनेशनल है, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो फर्म है क्या वो इंटरनेशनल है या फिर नहीं है। अगर हमारी जो फर्म है वो इंटरनेशनल नहीं है, वो लोकल फर्म है, और जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं वो भी लोकल मार्केट है, इंटरनेशनल लेवल पे वो मार्केट इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे हैं अर्ली स्टार्टर। अगर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और हम यहाँ पे लेट हो चुके हैं, हमारी फर्म इंटरनेशनलाइज नहीं है, तो हम यहाँ पे बन जाएंगे लेट स्टार्टर। अगर हमारी फर्म की इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो हाई है, हम एक इंटरनेशनल लेवल की फर्म है, बट जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं वो अभी इतनी ज्यादा इंटरनेशनलाइज नहीं हुई है, तो हम अकेले इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, वी आर लोनली इंटरनेशनल। अगर हमारी फर्म भी इंटरनेशनल है, मार्केट भी पूरी तरीके से इंटरनेशनल है, तो वी आर इंटरनेशनल अमंग अदर्स, हम बाकियों के बीच में एक इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे। तो हम इस तरीके से हमारी फर्म्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। यहां पे उन्हीं सब पोजीशंस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया। जैसे हमारी अर्ली स्टार्टर हो सकती हैं, जो हमारी अर्ली स्टार्टर कंपनीज हैं वो हमारी कंपनीज अभी इंटरनेशनलाइज नहीं हुई हैं, और जिस मार्केट में काम कर रही हैं वो भी अभी इतनी इंटरनेशनलाइज्ड नहीं है, तो बेसिकली अर्ली स्टार्टर है, वो पायोनियर हो सकती है जिस फील्ड में वो काम कर रही है, धीरे धीरे उसे आगे बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट से स्टार्ट करे, ज्वाइंट वेंचर करे, और फाइनली अपनी वहां पर डायरेक्ट वो सब्सिडरी खोल सकती है। तो धीरे धीरे उसे आगे बढ़ना चाहिए और मार्केट कैप्चर कर लेनी चाहिए। इसके बाद है लोनली इंटरनेशनल। लोनली इंटरनेशनल का मतलब है आप अकेले इंटरनेशनल मार्केट पे काबू करके बैठे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो इंटरनेशनलाइज नहीं हुए हैं। लेट स्टार्टर का मतलब है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी जो भी बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं वो सभी इंटरनेशनलाइज हो चुकी हैं, बट आप जो हैं अभी भी डोमेस्टिकली फोकस्ड हैं। इंटरनेशनल अमंग अदर्स यानी कि आपकी इंडस्ट्री भी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है और आप भी यहां पे इंटरनेशनलाइज हो चुके हैं, तो दिस इज इंटरनेशनल अमंग अदर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा करी कि क्यों हमें बाहर जाना चाहिए, हमारी कंपनीज को क्यों इंटरनेशनल बनना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर सकती हैं, क्या उनकी ओरिएंटेशन हो सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाहर जाने में आपके फायदे ही फायदे हैं, कोई रिस्क नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। आपके पास कुछ रिस्क भी हैं जो कि आपको बाहर जाने से रोकते हैं। आपको बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क आपको रोक रहे हैं। कौन कौन से? जैसे है लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस। अब बाहर की कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहां की कंडीशंस को इतना अच्छे से नहीं समझते, इंडिया की कंपनी यूएसए की कंडीशंस को इतना अच्छे से नहीं समझती, वहां की नेटिव नहीं है, तो उसका यहाँ पे एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज हो गया। जो वहां का लोकल प्लेयर है वो हमारी इंडियन कंपनी से कुछ एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगा। दिस इज लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस। इसके बाद है डिफरेंसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, लैंग्वेज है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इसीलिए दूसरी कंट्री में आपको जाने से बचना चाहिए। कस्टमर्स जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं फॉरेन फर्म्स के अगेंस्ट। आपको पता लग जाए कि ये चाइना का है, ये इंडिया का है, इनका दाम सेम है, तो आप चाइना का नहीं इंडिया का खरीदेंगे। तो कस्टमर्स जो हैं वो भी बाहर की कंपनी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम इन सारी समस्याओं को दूर कर दें, लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस को दूर कर दें, तो हमारी जो भी फर्म्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपनी सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को मार्केट में उतारना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ सुपीरियोरिटी है और हम वहां की लोकल फर्म से कंपीट कर सकते हैं, उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ऐसी सुपीरियोरिटी आपके पास है तभी आप जो बाहर है वो सक्सेसफुल बन पाएंगे। चलिए यहां पे इंटरनेशनलाइजेशन और परफॉर्मेंस की बात कर रखी है। तो बेसिकली यहां पे बताया कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इंटरनेशनलाइज होंगे, आपकी डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा होगी, तो आप जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ जाएंगे
और ये कॉम्प्लेक्सिटी आपके इंटरनेशनलाइजेशन के एडवांटेजेस को खत्म कर सकती है। आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, बढ़िया हो रही थी, वो गिर भी सकती है। ऐसा यहाँ पे बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट तो कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है जो बेनिफिट्स आपको इनिशियली दिख रहे हो, मिल रहे हो, वो लॉन्ग रन में आपको ना मिले, लॉन्ग रन में आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाए। सर्विस सेक्टर डिसएडवांटेजेस, कहा गया कि इंटरनेशनलाइजेशन में ओनली वर्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए तो चल जाएगा, बट हमारी सर्विस सेक्टर फर्म्स के लिए इंटरनेशनल बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ती है। प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी को भी इंटरनेशनलाइजेशन के साथ यहाँ पे लिंक किया गया। हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी ज्यादा हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से सरवाइव कर जाएं, बट हो सकता है इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और इससे आपको दिक्कत भी आ जाए। तो इन जनरल कहा गया कि प्रोडक्ट डाइवर्सिटी इज कपल्ड विद इंटरनेशनलाइजेशन, देन फर्म्स एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। तो अगर आपकी डाइवर्सिटी है और आप इंटरनेशनलाइज्ड फर्म है तो आपकी परफॉर्मेंस जनरली अच्छी हो जाती है। तो ऐसी कुछ बेसिक बातें यहां पे कर रखी हैं। चलिए, तो अब यहां पे कुछ केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मेकर बोट मैन्युफैक्चर्स 3D प्रिंटर्स व्हिच प्रिंट ऑब्जेक्ट्स बाय डिपॉजिटिंग लेयर्स ऑफ प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स until the object is complete. MakerBot actively sells its machines to every country in the world, but its machines are the same everywhere. MakerBot global strategy is, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है? स्टैंडर्डाइजेशन या फिर ग्लोबल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल या फिर मल्टी डोमेस्टिक। तो यहां पे हमारा मेकरबोट जो है वो जो प्रिंटर बना रहा है वो स्टैंडर्डाइज प्रिंटर बना रहा है और पूरे वर्ल्ड में वही प्रिंटर जो है वो बेच रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रिंटर बेच रहा है। तो उसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रेटेजी होगी यहाँ पे इट विल बी ग्लोबल स्ट्रेटेजी, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी के नाम से भी जाना जाता है, कि एक ही प्रोडक्ट को आप सभी कंट्रीज में एज इट इज बेच रहे हो, कोई छोटी मोटी कस्टमाइजेशन भी आपने नहीं करी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी, इसे भी ध्यान से पढ़िए। JP Morgan Chase is a multinational bank headquartered in New York City and in London, but it has offices around the world. For example, the bank began operations in Japan in 1924, in Indonesia during the early 1920s. The bank has operated in Saudi Arabia and India since the 1930s. Because the regulations and regulators are unique to each country, JP Morgan Chase has chosen. तो यहां पे कहा गया कि जेपी मॉर्गन चेस ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो आप बताइए। तो जेपी मॉर्गन चेस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है और सभी कंट्रीज में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उसे उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर कंट्री में काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन की स्ट्रेटेजी तो फॉलो वो नहीं कर सकती, तो उसकी स्ट्रेटेजी हर कंट्री के लिए अलग अलग है। जितनी कंट्री हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये हमारी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चाइना हैज मेड अ कमिटमेंट टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक कार्स एंड टेस्ला एन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर होप्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट. Company is negotiating to manufacture cars in Shanghai. Most of the car parts will be the same as those built in the US, but adaptation to local conditions and regulations is necessary to appeal to Chinese consumers. Tesla foresees a need for a, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है टेस्ला के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है? तो टेस्ला जो है बेसिकली जो उसकी कार है मोटा मोटी वही स्टैंडर्डाइज्ड कार बेचने वाली है, बट थोड़ा सा उन्हें लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अडाप्ट करने वाली है, लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने वाली है। मोस्ट ऑफ द कार पार्ट्स कहा गया सेम रहने वाले हैं, बट कुछ यहाँ पे अडेप्टेशन आप करने वाले हैं चाइनीज कंज्यूमर्स को अपील करने के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते स्टैंडर्डाइज स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप ये नहीं कह सकते मल्टी डोमेस्टिक है, क्योंकि आपका बिल्कुल अलग प्रोडक्ट नहीं है हर कंट्री के अंदर। आपका कहीं ना कहीं एक मिक्सचर है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है बट आप उसे कुछ ढाल रहे हैं, कुछ अडेप्ट कर रहे हैं लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। दिस इज द ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी, यानी कि आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन भी फॉलो कर रहे हैं और हमारी लोकल कंडीशंस को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आपके साथ कुछ बातें करी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री से जुड़ी हुई।
उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।